हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे लाइट चैप्टर की क्विक रिवीजन वन शॉट में। क्लियर। और अगर आपने इसका डिटेल लेक्चर नहीं देखा है तो आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा, डिटेल लेक्चर आप देख लीजिए क्योंकि मैं ऑलरेडी डिटेल लेक्चर डाल चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है लाइट, तो सबसे पहले लाइट से स्टार्ट करते हैं कि लाइट होता क्या है। तो लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। क्लियर। ऑब्जेक्ट देखने के लिए हमारे पास सेंस ऑर्गन्स तो है ही, आईज, उसके साथ साथ हमें ऑब्जेक्ट देखने के लिए लाइट की भी जरूरत पड़ती है। लाइट की जरूरत कैसे पड़ती है तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ आपको। अगर मैं आपको एक रूम के अंदर डोर बंद करके उसकी सारी लाइट स्विच ऑफ कर देता हूँ और किसी एक कॉर्नर में एक ब्लैक कलर का कोई ऑब्जेक्ट रख देता हूँ और मैं कहता हूँ कि उसको ढूंढना है, किस कंडीशन में, जब लाइट्स ऑफ है, तो क्या हम उस ब्लैक जो ऑब्जेक्ट है क्या उसको इतनी फ्रिक्वेंटली ढूंढ लेंगे जितना हम लाइट में ढूंढ पाते हैं? तो नहीं ढूंढ पाएंगे। रीजन, क्योंकि लाइट जब तक उस ऑब्जेक्ट से टकराएगी नहीं, तो टकराने के बाद उसको जब तक विजिबल नहीं करेगी तब तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। तो यही होता है लाइट, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। क्लियर। अब लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। स्ट्रेट लाइन में मींस, तो इसको भी समझाता हूँ। अगर आपने कभी देखा होगा, रिफ्लेक्शन करा होगा किससे, कई बार हम क्या करते हैं, हमारे पास मिरर होता है तो उनसे ऐसे जो सनलाइट है फॉल करके किसी के फेस पे मारते हैं, राइट। अब उससे क्या है कि सन तो यहाँ है, ये इधर से आ रही है, बट जिसके ऊपर हम इसको फॉल करा रहे हैं यानी यहाँ पर आईज कहाँ है, यहाँ उस पर्सन के ऊपर जिसको भी हम इसके ऊपर ये आंखों पे डाल रहे हैं, वो उसके अकॉर्डिंग तो ये लाइट कहाँ से आ रही है वो देखेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये लाइट यहाँ कहीं से आ रही है, क्योंकि आईज जो है वो स्ट्रेट लाइन चीजों को ही फॉलो कर पाएगी, है ना, और यहाँ तक देख सकती है। और वो क्यों देखती है, जहां तक लाइट ट्रेवल करेगी आईज उतना ही देखेगी। तो इससे पता चलता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। क्लियर। अब लाइट्स देने वाले यानी लाइट्स प्रोड्यूस करने वाले जो सोर्सेज होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, सोर्स कहते हैं। ठीक है। सोर्स क्या हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे लाइट निकलती है, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट निकालता है उसे हम कहते हैं लाइट का सोर्स। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल सोर्स और दूसरा होता है मैन मेड सोर्स। नेचुरल सोर्स हमें पता है सन, अगर अर्थ की कंडीशन में देखा जाए तो, ठीक है। और मैन मेड सोर्सेज हो गए ये कैंडल लैम्प्स, बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे हो गए मैन मेड सोर्स, क्योंकि दोनों ही केसेस में क्या है, ध्यान से देखा जाए तो दोनों से लाइट्स निकल रही है, लेकिन एक जो है वो नेचुरल सोर्स हो गया और दूसरा जो है जो हम ह्यूमंस ने बनाया है अपने कन्वीनियंट के लिए। क्लियर। अब इन सोर्स को क्या है, हम दो और केसेस में डिवाइड करेंगे। एक होता है लुमिनियस सोर्स और दूसरा होता है नॉन लुमिनियस सोर्स। तो लुमिनियस सोर्स वो होते हैं जो खुद की लाइट्स को एमिट करते हैं, ऐसे सोर्स जिनके पास अपनी लाइट्स होती है। क्लियर। जैसे कि सन के पास अपनी लाइट होती है, स्टार्स के पास अपनी लाइट होती है, कैंडल के पास, बल्ब के पास अपनी लाइट्स होती है, उन्हें कहते हैं हम लुमिनियस ऑब्जेक्ट। वही दूसरी तरफ है हमारे पास नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। अब नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या हो गया, या सोर्स हो गया जिसके पास अपनी लाइट तो नहीं होती बट वो दूसरे की लाइट रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद रिसीव करता है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं हम नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम ह्यूमंस, हमारे पास अपनी लाइट नहीं है, हम दूसरे की लाइट पे डिपेंड होते हैं। बुक अपनी लाइट एमिट नहीं करती है, ये विजिबल तभी होगी जब उसके ऊपर कोई सोर्स से लाइट आके फॉल होगी, है ना। बुक, मून, चेयर, ठीक है। मून के पास भी अपनी लाइट नहीं होती, वो किससे ग्लो करता है, तो सन की वजह से। स्टार्स के पास अपनी लाइट होती है इसलिए वो लुमिनियस हो गया, मून के पास अपनी लाइट नहीं है इसलिए वो हो गया नॉन लुमिनियस। ये जो था आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 8th या 7th में। क्लियर। अब हम बनाते हैं हम बताते हैं मीडियम। अब आता है सिंपली मीडियम। मीडियम क्या होता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके थ्रू लाइट क्या कर रही है, ट्रेवल होके जाती है, प्रोपेगेट करती है या प्रोपेगेट करने की कोशिश करती है, ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं हम मीडियम्स। ठीक है। लाइट जिसके थ्रू क्या कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है, प्रोपेगेट मींस ट्रेवल कर रही है, उसे हम कहते हैं मीडियम। अभी मीडियम जो होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट समझ में आ गया, ग्लास जिसे हम कहते हैं शीशा। तो ग्लास क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया, क्यों, क्योंकि इससे लाइट जो है कंप्लीटली और इजीली क्या कर लेती है, प्रोपेगेट कर सकती है, इस एंड से दूसरे एंड पे लाइट इजीली प्रोपेगेट कर लेती है, उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। उसमें आ गया हमारा सबसे ग्लास जो मैंने बताया अभी, वाटर, एयर। अभी जो हमारे पास लाइट आ रही है किसके थ्रू आ रही है, देखिए लाइट एयर के थ्रू ट्रेवल होती हुई आ रही है ना, एयर में से ट्रेवल होती हुई आ रही है, तो हमें कंप्लीटली दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट। दूसरा मीडियम है अपने पास ट्रांसलूसेंट।
ट्रांसलूसेंट होता है हाफ ट्रांसपेरेंट, ये कह सकते हैं हाफ या कुछ परसेंट। इसमें क्या होता है कि लाइट जो है प्रोपेगेट तो करती है लेकिन कंप्लीटली नहीं करती, इट मींस पार्शियली। इट मींस ऑब्जेक्ट दिखाई देता है हमें मीडियम के दूसरी साइड, लेकिन उतना अच्छा क्लियरली दिखाई नहीं देता जितना भी एयर में दिख रहे हैं हमें। हम एयर में एक दूसरे को बिल्कुल क्लियर देख पा रहे हैं, लेकिन ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू अगर हम देखेंगे तो हमें इमेज जो दिखाई देगी या दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई देगा, थोड़ा ब्लर दिखाई देता है। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम मीडियम्स को कहते हैं ट्रांसलूसेंट। अब इसके अंदर आ गया सबसे पहला बटर पेपर। ठीक है, बटर पेपर नहीं देखा है कोई इशू नहीं, कोई भी प्लास्टिक की पतली सी शीट देखना, उसके अंदर से अगर आप आर पार देखोगे, आर पार समझते हैं ना, क्रॉस करके उसको देखोगे दूसरे ऑब्जेक्ट को तो वो दिखाई देगा लेकिन थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, तो ऐसे मीडियम्स को कहते हैं ट्रांसलूसेंट। फिर तीसरा मीडियम आता है ओपेक, जिससे लाइट ट्रैवल ही नहीं करती। सिंपल सा दीवार, वुड, मेटल, वॉल हो गई, क्या दिखाई देता वॉल के उस पार? नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि लाइट उस पर टकराई, टकराने के बाद लाइट क्या हुई, क्रॉस नहीं कर पाई, इसको प्रोपेगेट नहीं कर पाई, तो ऐसे मीडियम्स को हम कहते हैं ओपेक मीडियम्स। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए अब है, यहाँ से है हमारा जो मेन चैप्टर जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बेसिकली सिंपल होता है, फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द पॉलिश सरफेस। ठीक है, क्या बोला मैंने? ऐसा फिनोमेना जिसमें लाइट आके टकराती है किसी पॉलिश सरफेस से, टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस चली जाती है, इस फिनोमेना को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पॉलिश सरफेस के लिए सबसे हमारा जो एग्जांपल होता है वो होता है ग्लास का, जिसे हम कहते हैं शीशा। ठीक है, अब ग्लास बनता है किससे? सैंड से। ठीक है, एक सिलिका नाम की सैंड होती है, उससे बनता है। उस जब ग्लास बनता है तो उसके पीछे कर देते हैं हम यहाँ पे एक सिल्वर कलर की कोटिंग, बिकॉज सिल्वर इज बेस्ट रिफ्लेक्टर। ठीक है, तो जो हमें मिरर के दूसरी तरफ जो हम इमेज जहां देखते हैं तो वो इस वजह से दिखाई देती है क्योंकि उसके बैक साइड में ये सिल्वर कलर की एक कोटिंग होती है। उस कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और कलर की कोटिंग कर दी जाती है, अनदर कलर, जिसका काम होता है सिर्फ इस सिल्वर को प्रोटेक्ट करना। जनरली पीछे रेड कलर, ग्रे कलर, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उससे जो ये वाला साइड होता है ये रिफ्लेक्टिंग साइड बन जाता है, ये वाला जो है ये है रिफ्लेक्टिंग साइड। तो ऐसे बनता है हमारा मिरर, ये रिफ्लेक्टिव सरफेस हो गया। ठीक है, तो अब आते हैं रिफ्लेक्शन पे। रिफ्लेक्शन में ये हमने एक मिरर ले लिया, ये इसके ऊपर एक लाइट फॉल हो रही है, ये जो लाइट फॉल हो रही है ये है इंसिडेंट रे, लाइट टकराती है। ठीक है, इस पॉइंट पे टकराई, यहाँ पे टकराने के बाद वो उसी मीडियम में वापस चली गई किसी और एंगल पर, है ना, उसी मीडियम पे वापस चली गई। जो रे वापस गई इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हमने ड्रॉ करा नॉर्मल, इमेजिनरी लाइन होती है। इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल हो गया एंगल आई, जो कि होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल हो गया एंगल आर, जो कि होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इंसिडेंट रे के लिए इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड रे के लिए रिफ्लेक्टेड एंगल। क्लियर हुआ तक? तो क्या हुआ, सिंपली क्या है, रिफ्लेक्शन में लाइट आती है, टकराती है, टकराने के बाद उसी मीडियम में ट्रेवल कर जाती है, उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो हम दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है रेगुलर और दूसरा होता है इररेगुलर। ठीक है, अब रेगुलर क्या होता है कि जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, स्मूथ और वेल पॉलिश्ड, तो रे कैसे आती है, पैरेलल आएंगी और टकराने के बाद पैरेलल ही चली जाएंगी। पैरेलल रेज आ रही है, टकराने के बाद पैरेलल ही जा रही है। अब पैरेलल की बात करते हैं तो सनलाइट, सन से जो लाइट आती है ना वो बीम में आती है, बीम मतलब झुंड में आती है, और झुंड में जो लाइट्स आती है वो सारी पैरेलल आती है। तो ये पैरेलल आई, ये एक वेल पॉलिश और एकदम बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल भी इरेगुलर सरफेस नहीं है। टकराने के बाद ये चले गई, तो ये बन गया हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्मूथ और वेल पॉलिश सरफेस सबसे अच्छा अपना पास कौन सा होता है, वो होता है अपना मिरर। ठीक है, और सिल्वर मेटल जो होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, अभी मैंने आपको बताया था। तो सिल्वर जो होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर है लाइट का। ठीक है, ये तो हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब दूसरा जो है इररेगुलर।
सरफेस क्या पॉलिश तो है बट स्मूथ नहीं है। स्मूथ नहीं मीन्स ये देखिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। अब यहाँ से पैरेलल रे तो आती है अलग अलग पॉइंट पे, ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए इस पॉइंट ऑफ ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसका जो एंगल है यहाँ पे देखिए ये कर्व नीचे जा रहा है, ये ऊपर आ रहा है, ये ऊपर ऑलरेडी है। अब अलग अलग एंगल पे टकराने के वजह से क्या होता है, जब ये रिफ्लेक्शन के बाद लाइट वापस उस मीडियम में जाती है तो ये पैरेलल ही नहीं जाती, ये नॉन पैरेलल हो जाती है। देखिए कोई इस एंगल पे जा रहा है, कोई इस एंगल पे, तो ऐसी सिचुएशन को कहते हैं हम इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या हुआ, स्मूथ एंड वेल पॉलिश। इसके अंदर होता है वेल पॉलिश तो है बट स्मूथ नहीं है। ठीक है, अब आता है अपना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा क्लास 10th के बेस पे देखा जाए तो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके दो लॉ होते हैं, बहुत सिंपल सा लॉ है। फर्स्ट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस पढ़ा था, देखिए इंसिडेंट रे था, ये रिफ्लेक्टेड रे था, ये नॉर्मल बनाया था हमने। ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंट के बीच का आई एंगल बना था, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच का आर। तो फर्स्ट लॉ कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के ऑलवेज इक्वल होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होंगे। इट मींस अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री बनेगा, ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री बनेगा। इसके लिए मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट वीडियो डाला था, आप देख सकते हैं एंगल का, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझाने के लिए। ठीक है, अब दूसरा लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये रहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये सारे के सारे सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और सेम प्लेन पे लाई करते हैं। ये हो गया सेकंड लॉ, कि क्लियरली विजिबल हो रहा है तो सारे एक ही पॉइंट पे और एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है, तो ये है अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आता है प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी होती है इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल। अब वर्चुअल का मतलब क्या होता है वो समझाते हैं जरा। ठीक है, वर्चुअल से थोड़ा समझाते हैं। देखिए ये एक मैंने ले लिया प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर हो गया। ये आ रहा है, मान लेते हैं लाइट आ रही है किसी ऑब्जेक्ट से। ठीक है, ये किसी ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, टकराने के बाद इसकी इमेज कहाँ बनती है, इसकी इमेज यहाँ कहीं बनती है ना पीछे जाके, हमें है ना, हम अगर मिरर में देखते हैं तो उस तरफ मिरर के बिहाइंड बनती है। तो पीछे बनने वाली इमेज को क्या हम किसी स्क्रीन पे उसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे ले सकते हैं। स्क्रीन मतलब मैंने कार्डबोर्ड रख दिया, क्या वो कार्डबोर्ड पे आएगी, तो कंडीशन है नहीं आती, क्योंकि वो पीछे बन रही है और पीछे जितनी भी इमेज बनेगी किसी भी मिरर के वो हमेशा कैसे होगी, वर्चुअल। ठीक है, और उसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते। दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे था तो इमेज भी हमारी कैसे बनेगी, ऐसे ही बनती है। इट मींस ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा था तो इमेज भी सीधे, तो इमेज हमेशा कैसे बनती है, सीधी खड़ी हुई, तो उसे हम कहते हैं इरेक्ट इमेज। ठीक है, दूसरा, साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको मैं यहाँ पे करते हैं, ये रेफरेंस के लिए हो गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का साइज है तो इतना ही साइज क्या बनेगा हमारे पास इमेज का, है ना। अगर हम अपने आप को देखते हैं तो हमारा जो बॉडी है बिल्कुल जैसे हम दिखाई दे रहे हैं वैसे हम इमेज में दिखाई देते हैं उतने बड़े, सॉरी मिरर में दिखाई देती है हमारी इमेज उतनी बड़ी। तो इट मींस हमारा साइज ऑब्जेक्ट, हम हो गए ऑब्जेक्ट, और हमारी जो इमेज बन रही है उसका साइज भी कैसा होता है, सेम। दूसरा, डिस्टेंस जो होगा, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर पर है तो इमेज भी क्या होगी 20 सेंटीमीटर पे बनेगी। ठीक है, तो डिस्टेंस दोनों का सेम होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है, या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर इक्वल्स टू, ये हो गया। साइज सेम होगा, डिस्टेंस सेम होगा, पीछे बनेगी, पीछे बनेगी इसलिए वर्चुअल, वर्चुअल बनेगी तो स्क्रीन पे नहीं ले सकते और सीधी बन रही है। यहाँ तक हो गया। अब लास्ट है हमारा लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है हमेशा। अब इसको समझते हैं लेटरली इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट का जो राइट साइड होता है, यानी राइट हैंड अगर आप देखेंगे तो इमेज का वो लेफ्ट हैंड अपीयर होता है, जबकि ऑब्जेक्ट का लेफ्ट हैंड इमेज का राइट हैंड अपीयर होगा। ठीक है, ये चीज अभी बात क्लियर नहीं हो रही ना, तो देखिए इसको समझते थोड़ा सा। अगर यहाँ आपने लिखा हुआ है रेड, तो क्या वो रेड ऐसे ही दिखाई देगा यहाँ रेड,
तो वो कैसे दिखाई देता है, वो हमें ऐसे दिखाई देगा, है ना, ऐसे ही नजर आएगा। आप ट्राई करना, आप रेड को पहले ऐसे लिखना और उसको किसी पेपर पे लिख के उसको मिरर में देखना, तो वो उसको सीधा दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है कि ड्यू टू लेटरली इन्वर्टेड, इमेज जो है वो लेटरली इन्वर्टेड मिलती है, राइट वाला पोर्शन लेफ्ट में दिखाई अपीयर होता है और लेफ्ट वाला राइट में, इसीलिए एम्बुलेंस पे उल्टा लिखा जाता है, जिससे कि आगे चलने वाली जो व्हीकल होते हैं जब वो अपने रियर व्यू मिरर में देखेगा तो उसे एम्बुलेंस सीधा दिखाई देना चाहिए, ठीक है, इसीलिए उसकी विजिबिलिटी क्लियर दिखाई दे, इसलिए एम्बुलेंस के फ्रंट पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है, जैसे मैंने रेड उल्टा लिखा है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। चलिए अब है हमारा टॉपिक स्फेरिकल मिरर, ठीक है, यहाँ से हमारा स्फेरिकल मिरर स्टार्ट हो जाता है। अब स्फेरिकल मिरर होता क्या है, तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे एक स्फेयर लिया है, ये क्या है, ये है अपने पास ग्लास का होलो, ये ग्लास का होलो स्फेयर हो गया, ठीक है। इस ग्लास के होलो स्फेयर में हमने क्या करा, हमने यहां से इसके डायमीटर को छोड़ दिया कहीं से, तो यहां से 2 कट मार दिए, ऐसे कट कर लिया। कट करने के बाद हमारे पास जो पोर्शन आ रहा है इसका, वो एक आ रहा है ये और एक आ रहा है ये, क्लियर, 2 ऐसे पोर्शन आएंगे। अब इसमें क्या करें, एक के अंदर वाले साइड को कर दो पॉलिश और एक के क्या कर देते हैं हम, बाहर वाले साइड को पॉलिश। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो गया, ये, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये। इट मींस एक का रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया बाहर की तरफ और एक का हो गया अंदर की तरफ। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है वो हो गया कॉन्वेक्स मिरर, जिसका अंदर की तरफ है ये हो गया, और स्फेरिकल मिरर क्यों बोला गया, क्योंकि ये स्फेयर के पार्ट से बना है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है बेसिकली, ध्यान से देखिए, इट इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास, वन साइड ऑफ द मिरर इज रिफ्लेक्टिंग एंड अदर साइड ऑफ द मिरर इज ओपेक। इसका ओपेक ऑब्जेक्ट साइड ये हो गया, इसका ओपेक साइड ये हो गया, तो कॉनकेव हो गया और दूसरा हो गया कॉन्वेक्स। अब हम बढ़ते हैं एक एक करके कॉनकेव और कॉन्वेक्स को। तो पहला है अपने पास कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसको हम ऐसे क्यों दिखाते हैं कर्व लाइन से, क्योंकि होता तो ये ऐसा है लेकिन साइड व्यू हमारा ये नजर आता है एक लाइन कर्व, ठीक है। तो अब आता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जिसका इनर साइड है ना, कर्व वाला साइड रिफ्लेक्टिंग होता है और जो बाहर वाला साइड है वो कैसा होता है, ओपेक होता है, उसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। देखिए, द स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर, जिससे वो बना हुआ है। अब इसकी प्रॉपर्टी होती है बेसिकली 2 छोटी छोटी, इससे जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, यानी जो इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट आ रहा है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे कन्वर्स कर देता है, ठीक है। पैरेलल लाइट आई, टकराई, टकराने के बाद एक पॉइंट पे ये कन्वर्स कर देगा, ठीक है। जिस पॉइंट पे कन्वर्स करता है उसे हम कहते हैं फोकस पॉइंट, ठीक है। क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट कहते हैं इसको, ठीक है। और जो इमेज इससे बनेगी वो ऑलवेज बनती है रियल और इन्वर्टेड। रियल कैसे बनेगी अभी बताया था, स्क्रीन पे आनी चाहिए। अभी देखिए ये टकराई लाइट, टकराने के बाद ये सामने आ रही है और जो सामने बन रही है, इसमें सामने के लिए हमें क्या चाहिए, स्क्रीन। अगर पीछे जाती है तो पीछे के लिए स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ती, सामने बन रही थी, यहाँ स्क्रीन चाहिए होगी, तो ये एक स्क्रीन पे बनेगी, इसलिए इमेज बनेगी रियल। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड मीन्स होता है उल्टा, हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, क्योंकि रेटिना पे इमेज जब इन्वर्टेड बनती है तो रेटिना उसको सीधी करके हमें, मतलब ब्रेन हमेशा सीधी करके दिखाएगा। अगर रेटिना पे पहले ही सीधी बन जाएगी तो ब्रेन हमें उसे उल्टा दिखाएगा, ठीक है। तो इमेज बनती है इन्वर्टेड। दूसरा है अपने पास कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि इसका जो सेंटर की तरफ वाला पार्ट होता है वो पॉलिश्ड होता है और इसका आउटर सरफेस जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है। इट मींस ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये पॉलिश सरफेस है, जैसे कि पीछे मैंने बताया था। अब ये क्या करता है, ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल, ये कन्वर्स नहीं करता, इसका काम होता है फैलाना। इट मींस ये कर देता है डाइवर्स, ठीक है। इसने कर दिया डाइवर्स, ये आई लाइट इधर कर दिया ये। अब यहाँ है आई यानी ऑब्जर्वर, देखने वाला, उसको क्या लगेगा, जैसे मैंने बताया कि ये लाइट यहाँ कहीं सारी है, इसको भी लगेगा ये यहाँ से, जहां से ये लाइट दोनों मिलेंगी उसको क्या कहेंगे फिर से, फोकस पॉइंट। तो इसका जो फोकस होता है वो बैक साइड में होता है, इट मींस वर्चुअल फोकस होता है। उसका कैसा फोकस होता है, रियल,
इसीलिए इसमें इमेज जो बनेगी वो बनेगी वर्चुअल। वर्चुअल इमेज हमेशा बनेगी इरेक्ट, ठीक है। उसकी फोकस कैसा था, उसका रियल फोकस। चलिए अब आता है स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स जो यूज होती है बेसिकली बहुत ज्यादा। तो ये देखिए मैंने एक स्फीयर बना लिया है ना, जिससे वही ग्लास का होलो स्फीयर जिससे स्फेरिकल मिरर बनते हैं, और दोनों ये स्फेरिकल मिरर भी हमने यहाँ बना लिया। अब देखिए इस पे एक सब सारी कंडीशन जो है एक एक्सिस के अलोंग करते हैं हम, इस एक्सिस के अलोंग। देखिए ये रहा। तो इस एक्सिस को हम बोलते हैं पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर। फिर इस मिरर का जो ये सेंटर होता है, स्फेरिकल मिरर का सेंटर, इसे हम बोलते हैं पोल, क्लियर। जिस स्फीयर से ये स्फेरिकल मिरर बना है उसके सेंटर को कहते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस होता है r, जिसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अब आता है फोकल लेंथ, ठीक है। अब फोकल लेंथ क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे जो लाइट कन्वर्ज होती है वहां से लेके और ये जो पोल तक का डिस्टेंस है, देखिए मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं फोकल लेंथ। अब रिलेशन होता है एक फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में, वो होता है F=r/2, ठीक है। समझ में आया। प्रिंसिपल एक्सिस जिसपे सारे पॉइंट्स हम कंसीडर कर रहे हैं सारे, ठीक है, टर्म्स। C होता है उस स्फीयर का सेंटर जिससे स्फेरिकल मिरर बना है। P मतलब पोल होता है स्फेरिकल मिरर का सेंटर, क्लियर हो गया। सेंटर से लेके पोल तक की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, जहां पे लाइट कन्वर्ज होती है फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट से लेके पोल तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ, और उसका रिलेशन हो गया ये। अब ये है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का जो मैक्सिमम रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो ये है, देखिए। तो इस मैक्सिमम रिफ्लेक्टिंग पार्ट का जो ये लेंथ होती है, डिस्टेंस, इसे बोलते हैं हम अपर्चर। साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इस स्फेरिकल मिरर का जो डायमीटर है वो अपर्चर है, ठीक है। ये है वो, आप इनको चाहे तो नोट कर सकते हैं। और ये रहा अपने पास, ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी रिलेशन यहाँ लिख दिया है। अब आता है अपना इमेज फॉर्मेशन, और इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले हमें उसके रूल्स पता होने चाहिए। तो रूल्स के लिए सबसे पहले हम करते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के 4 रूल्स हैं और कॉन्वेक्स मिरर के भी अपने पास 4 रूल्स हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हम किसकी, कॉनकेव मिरर्स की। अब कॉनकेव मिरर में क्या होता है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट ये है, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, अगर रे पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या करेगी, जिस पॉइंट से क्रॉस करेगी वो पॉइंट होता है फोकस पॉइंट। अभी बताया था पैरेलल रे हमेशा फोकस पे कन्वर्ज करती है। तो पैरेलल रे किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के रे जब पैरेलल होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट से क्रॉस करेगी। दूसरा इसका इनवर्स हो गया, अगर रे फोकस पॉइंट से क्रॉस करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, क्लियर। तीसरा पॉइंट, अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करते हुए रिफ्लेक्ट करती है तो टकरा के उसी पाथ से यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी। तीसरा, अगर रे पोल पे किसी एंगल पे फॉल हो रही है तो उसी एंगल पे वो वापस हो जाएगी। इट मींस एंगल I = एंगल R। अगर यहाँ 45 डिग्री पे फॉल कर रही थी तो वापस भी 45 डिग्री होगा, क्लियर है तक। ये हो गए कॉनकेव मिरर के रूल्स। दूसरी तरफ अपने पास कॉन्वेक्स मिरर, बिल्कुल सेम है, ध्यान से देखेंगे इन दोनों कंपेयर करके। पहली रे आ रही है पैरेलल, ये भी पैरेलल। पैरेलल के बाद इसका काम क्या होता है, डाइवर्स करना। इसने कर दी है रे डाइवर्स। रे डाइवर्स करना, यहाँ पे देखने पे क्या लगेगा कि ये रे यहाँ से आ रही है, तो ये रे जिस पॉइंट पे मिलेगी उसको कहते हैं फोकस। तो सेम पैरेलल रे यहाँ भी क्या होगी, फोकस से क्रॉस करेगी, लेकिन इसका फोकस कैसा होगा, वर्चुअल, ठीक है। अब दूसरा, अगर रे फोकस पॉइंट पे कन्वर्स कर, फोकस पॉइंट से क्रॉस करती है, देखें ये आ रहा है इस एंगल पे, और ये लाइन जब यहाँ से इसका जो पार्ट है वो यहाँ से कहीं से आ रहा है ना, तो यहाँ से देखने पे जब लाइट आएगी वो फोकस से क्रॉस कर रही है, तो फोकस पॉइंट से आने वाली लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, बिल्कुल सेम इसके जैसा। अब तीसरा, अगर रे को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रिफ्लेक्ट करवाते हैं तो टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी, बिल्कुल इसकी तरह। और फोर्थ बिल्कुल सेम, अगर रे
पोल पे टकराती है जिस एंगल पे, तो उसी एंगल को यहाँ फॉलो करेगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गए इसके इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स। अब हम करेंगे इसकी इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं पहले कॉनकेव मिरर, क्लियर। अब कॉनकेव मिरर की अगर बात करें तो सबसे पहला होता है कि ऑब्जेक्ट जो हमारा रखा है इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी से कैसे होता है ऑब्जेक्ट, कैसे आती है रे पैरेलल, और इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट माना जाता है बहुत बड़ा। तो ये रहा देखिए ऑब्जेक्ट हमारा, मान लेते हैं ये, ठीक है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए बेसिकली हमें 3 रे की जरूरत पड़ती है। एक रे तो मोस्टली हमारी ये प्रिंसिपल एक्सिस वाली होती है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करते, एक तो ये होगी, और 2 चीजें होती है हमें हेड से, टॉप से, जो हमारा हाइट और हाइट बताएगी, साइज बताएगी, ठीक है, उसके लिए। अब ये जा रही है पैरेलल रे, ये तो बहुत इजी हो गया फर्स्ट वाला। पैरेलल रे जब आएगी तो पैरेलल रे टकराने के बाद किस पॉइंट से क्रॉस करती है, तो फोकस पॉइंट से, है ना। तो पैरेलल रे किससे कट करेंगे, फोकस पॉइंट से। तो ये कर गई हमारी फोकस पॉइंट से क्रॉस, क्लियर। तो पैरेलल रे करेगी हमारी फोकस पॉइंट से। तो इमेज क्या बन रही, कहाँ बन रहेगी, फोकस पे। साइज कैसा है देखा, तो पॉइंट साइज है, तो साइज हो गया हाईली डिमिनिश, या इसको कह सकते हैं हम पॉइंट। डिमिनिश का मतलब होता है बहुत, डिमिनिश का मतलब होता है छोटा, तो हाईली मतलब हो गया बहुत ज्यादा छोटा, तो पॉइंट साइज इमेज बन रही है। अब टकराने के बाद जो इमेज सामने बन रही है, तो सामने कैसे बनती है इमेज, रियल, और रियल इमेज हमेशा कैसे बनेगी, इन्वर्टेड। अब ऑब्जेक्ट को उठाएंगे और इन्फिनिटी से थोड़ा सा सरका देंगे, राइट। हमने ऑब्जेक्ट को उठाया कहीं सी से पीछे रख दिया, सी बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कहीं रख दिया, ठीक है। ये रख दिया सी से कहीं पीछे, ऑब्जेक्ट को लेकर आए। तो देखिए पहली रह गई पैरेलल, पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद क्रॉस करती है हमारी फोकस से। दूसरी रह गई फोकस से टकराने के बाद ये जाएगी पैरेलल, पैरेलल के बाद ये बन गया, यहाँ दोनों पॉइंट क्रॉस कर रहे हैं, जहां दोनों पॉइंट क्रॉस करेंगे वहां बन जाएगी इमेज। तो इमेज कहाँ बन रही है इसकी, फोकस पे नहीं बन रही है, ये बन रही है बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये लगता है सी का कॉपी गलत कर दिया मैंने, ठीक है, बिटवीन एफ एंड सी। अब साइज कैसा है, पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो पॉइंट साइज है, उससे थोड़ा सा बढ़ गया साइज, तो साइज हो जाएगा डिमिनिश्ड। और सामने बन रही है, सामने कैसा होता है नेचर, तो रियल एंड इन्वर्टेड नेचर हो जाएगा इसका। अब ऑब्जेक्ट को और सरकाएंगे आगे, कहाँ रख देंगे, अब सी पर। पहले इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से थोड़ा सा सरकाया, फिर सरकाया, ऐसे करते करते हम बिल्कुल क्लोज ले जाएंगे। तो हम लिया है सी पर रख दिया ऑब्जेक्ट हमने, ये रख दिया हमने सी पे। तो फर्स्ट रे पैरेलल जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट से क्रॉस करेगी। दूसरी रे फोकस पॉइंट से क्रॉस कर रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों मिलेंगे वो हो जाएगा हमारा इमेज। अब इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज देखें तो दोनों का इक्वल है। तो इमेज कहाँ बन रही है, जहां ऑब्जेक्ट था सी पर, ऑब्जेक्ट भी सी, इमेज भी सी, साइज हो गया सेम साइज। सामने बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड, है ना, सामने बनने वाली इमेज क्या होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब ऑब्जेक्ट को और सरकाएंगे, तो ये सरका दिया हमने इसको, देखिए सी से इस तरफ, यानी सी और एफ के बीच में। तो पहली रे पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पॉइंट से क्रॉस हो रही है। चलिए दूसरी रे हम लेके फोकस से टकराने के बाद ये पैरेलल हो गई, ठीक है, ये मिल रही है इस पॉइंट पे जाके, और लोकेशन क्या है, बियॉन्ड सी। तो इमेज की लोकेशन आ गई बियॉन्ड सी। साइज पहले के कंपैरिजन में देखिए बढ़ गया, तो एनलार्ज्ड। सामने बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड। अब ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा अपना उठ के, अब आ जाएगा एफ पे। अभी देखना ध्यान से, पीछे वाले में देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे था हमारा, इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट क्या है, फोकस पे, तो इसका उल्टा होना चाहिए, इमेज कहाँ बनने वाली है अपनी आप, वहीं जहां आप लोग सोच रहे हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट रख दिया हमने ये फोकस पे, क्लियर आता है। पहली रे पैरेलल, पैरेलल के बाद ये गई फोकस पॉइंट से क्रॉस होती है। फिर दूसरी रे गई हमारी, ये गई हमने पोल पे ठीक है, फॉल कराई है, पोल से उसी एंगल पे चली जाएगी। और ये दोनों रे देखिए पैरेलल जा रही है, पैरेलल मतलब कहाँ बनेगी इमेज, इन्फिनिटी। तो इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी पे साइज कैसा होता है, तो हाईली एनलार्ज, और नेचर होगा इसका रियल और
इन्वर्टेड। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और क्लोज ले जाते हैं। अब ऑब्जेक्ट को ले आए हम फोकस और पोल के बीच में और क्लोज। ये ऑब्जेक्ट, पहली रे पैरेलल टकरा के फोकस से, दूसरी रे गई पोल से, उसी एंगल से हमने यहाँ से क्रॉस करा दी। अब यहाँ से जो देखेगा ऑब्जर्वर, उसको क्या लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रही है और यहाँ से देखने वाले को ये यहाँ से आ रही है। जहां ये दोनों लाइट मिलेंगी वहां बन जाएगी अपनी इमेज। तो इस बार इमेज कहाँ बन रही है? बिहाइंड द मिरर। साइज एनलार्ज पीछे बन रही है, तो इमेज कैसे बनेगी? वर्चुअल, और सीधी हम लोगों को दिखाई दे रही है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर? चलिए अब आते हैं कॉनकेव मिरर के यूजेस। तो कॉनकेव मिरर को यूज किया जाता है एज ए रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेस। अब टॉर्च में कहाँ यूज किया जाता है? तो मैं बताता हूँ आपको। टॉर्च बताता हूँ यहाँ पे। टॉर्च कुछ ऐसी होती है। तो टॉर्च के अंदर यहाँ देखिए, ये एक बाउल जैसा जो स्ट्रक्चर होता है सिल्वर कलर का, यहाँ यूज किया जाता है कॉनकेव मिरर को, क्योंकि यहाँ रखा जाता है बल्ब। अब बल्ब से टकरा के लाइट ऐसे जाएगी और लाइट फैलने नीचे, टकराने के बाद कॉनकेव मिरर से क्या होगी? लाइट सारी की सारी बाहर आ जाएगी। तो यहाँ यूज किया जाता है कॉनकेव मिरर। सिर्फ इसमें ही नहीं, सर्च लाइट में, गाड़ियों की हेडलाइट में सर्च लाइट कौन सी होती है? देखा होगा मूवीज में, जो हेलमेट के ऊपर लगाई जाती है सर्च लाइट में, और गाड़ियों की हेडलाइट में भी सिल्वर बाउल होता है, बड़ा छोटा, ठीक है। वहां सब क्या होता है? कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है। कॉनकेव मिरर की शेप दी जाती है उस फाइबर के पीस को, ठीक है। सेम शेविंग मिरर के में, मेकअप मिरर, ये क्यों? अभी हमने देखा था जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को क्लोज लेकर आते हैं तो इमेज बड़ी होती जाती है। तो शेविंग मिरर में क्या होता है? बहुत पास से देखते हैं, जिससे कि जो शेव करते टाइम एक एक क्लियर दिखना चाहिए कि कोई कहीं पे भी कुछ हेयर के जो पैचेस हैं वो रहने नहीं चाहिए, है ना। सेम मेकअप करते टाइम डेंटिस्ट भी यूज करता है कॉनकेव मिरर को। तो ये आप लोगों ने देखा होगा, डेंटिस्ट के पास कुछ ऐसा होता है छोटा सा, वो मुंह में ऐसे लेके जाता है, कॉनकेव मिरर होता है छोटा, उसमें क्या होता है? वो उसको इमेज उसकी एनलार्ज दिखाई देती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कॉनकेव मिरर के यूजेस। अब आता है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का सबसे बेसिक यूज है गाड़ियों में लगने वाले रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर वो होते हैं जिससे हम पीछे आने वाली गाड़ियों को साइड में देखते हैं। टू व्हीलर्स में यहाँ होते हैं, राइट, इस टाइप से होते हैं, दो एक रोड के थ्रू जा रहे होते हैं, और फोर व्हीलर में भी साइड में लगे होते हैं, ठीक है। उससे हम पीछे आने वाली गाड़ियों को देखते हैं। और साथ साथ रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैंप। स्ट्रीट लैंप अगर आपने देखे होंगे तो बड़े बड़े पोल होते हैं ऐसे करके, ठीक है, उस पे ऐसे स्ट्रीट लैंप लगे होते हैं यहाँ पे। उसके अंदर क्या होता है? ऐसे रिफ्लेक्टर यहाँ जो होता है रिफ्लेक्टर के लिए यूज किया जाता है, जिससे कि ये लार्ज एरिया कवर करता है, ठीक है। तो स्ट्रीट लैंप्स में यूज किया जाता है। अब है आता है अपना मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो ये अपना मिरर फॉर्मूला होता है 1/u + 1/v = 1/f। इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, 1/f = 1/v + 1/u, क्योंकि प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे u होता है हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मींस, देखिए ये अपने पास एक मिरर है, मान लेते हैं ये रख रहा है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट, जहां से ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की दूरी कहलाएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। v होता है इमेज डिस्टेंस। इमेज मींस यहाँ से आई रे, मान लेते हैं ऐसे आई, कोई भी सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। ये आई, जहां ये इमेज बन रही है, सपोज ये, तो इमेज से लेके पोल तक की दूरी इमेज डिस्टेंस। और f अपने को पता है, ये होता है फोकल लेंथ, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तो इस पे हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे एक दो। अब अगला टॉपिक अपना लीनियर मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन से क्या मतलब है? तो मैग्निफिकेशन का मतलब हो गया सिंपल, आप एक ऑब्जेक्ट हमने रखा मिरर के सामने, रे टकराई, टकराने के बाद जो इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, वो छोटी बन रही है या बड़ी बन रही है, इट उसके साइज में क्या चेंजेस आया है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो उसे कहते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव extent to which the image of an object is magnified with respect to the object size। अब इसकी जो दूसरी मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है वो होती है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट मींस ऑब्जेक्ट की इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होता है वो कहलाता है हमारा मैग्निफिकेशन। साथ साथ इसकी एक और डेफिनेशन होती है इमेज डिस्टेंस और अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो भी माइनस, ठीक है। तो यहाँ आएगा माइनस of image distance
और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो भी मैग्निफिकेशन कहलाता है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, जैसा डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्वांटिटीज को यहाँ पे कंसीडर करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब कुछ सिचुएशंस हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन की, तो ये अपने पास फॉर्मूला आ गया m = h2/h1 = -v/u। अगर पहला कंडीशन है, अगर m 1 से बड़ा होता है, तो देखिए यहाँ पे m की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी और ये सिर्फ इसका हाइट 5 है, ये मान लेते 2 है, ये 5 है, तो 5 2 जा 10, तो h2 क्या हो गया 10, यानी इमेज के रिस्पेक्ट में, सॉरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज क्या हो गई बड़ी, तो इस केस में इमेज क्या हो जाती है मैग्नीफाइड, ठीक है, इमेज हो जाएगी मैग्नीफाइड। तो ऐसे इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं, इस केस को भी, तो v भी हो जाएगा ग्रेटर देन u, क्योंकि ये भी तो जाके मल्टीप्लाई होगा। दूसरा केस है, अगर m 1 से छोटा है, अगर ये मैग्नीफाई बन रहा है 1 से, तो 1 से छोटा में क्या हो जाएगा, सिंपल स्मॉलर, स्मॉलर हो जाएगा, तो भाई u ज्यादा होगा v से, नहीं तो वैल्यू पुट करके रख सकते हैं यहाँ पे 0.5 होगा, ये 5 लिया था हमने, मल्टीप्लाई होगा तो 2.5, तो इमेज क्या होगी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इस बार छोटी हो गई है। तीसरा केस, अगर 1 ले लेते हैं, तो 1 लेंगे तो क्या रेशियो 1 होता है, तो जब भी रेशियो 1 होगा तो क्या होगा h2 = h1, यानी इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज इक्वल, और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी इक्वल हो गया अपने पास, क्लियर। अब आता है कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव ऑलवेज किसके लिए होगा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर होगा तो इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो पॉजिटिव मींस वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसको और अच्छे से समझेंगे जब हम साइन कन्वेंशन समझेंगे, ठीक, तो मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव दिखा रहा है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो ये हो गया कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर के पास 2 केस हैं, 2 केस बोले तो, क्योंकि उसकी अगर हमने 6 इमेज बनाई थी, 5 इमेज तो हमारी इसी तरफ बन रही थी, लेकिन एक जो लास्ट वाली इमेज थी वो बिहाइंड द मिरर बन रही थी, तो इस वजह से इसके पास 2 होते हैं, एक केस में नेगेटिव भी हो सकता है और एक में पॉजिटिव। नेगेटिव होगा तो इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगी, पॉजिटिव होगा तो इमेज वर्चुअल इनडायरेक्ट, ये तो ये दोनों केसेस हो गए कॉनकेव मिरर के, ये दोनों एक ही हो गए। तो कॉनकेव मिरर के पास 2 कंडीशन होती है, प्लस माइनस बोथ, ठीक है, प्लस में वर्चुअल एंड इनडायरेक्ट, नेगेटिव में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो अभी जो मैंने बोला था साइन कन्वेंशन, पहले इसको समझते हैं, ठीक है। साइन कन्वेंशन से सारा गेम इसका खत्म होता है। तो देखिए ये अपने पास है ऑब्जेक्ट, ये क्या है, तो लाइट इसी ऑब्जेक्ट से आती है ना, लाइट आएगी इससे, ये होगी इंसिडेंट लाइट, इस डायरेक्शन में जा रही है, जा रही डायरेक्शन, टकराएगी, टकराने के बाद पीछे भी जा सकती है आगे भी जा सकती है ना, हम अभी मान लेते हैं इधर गई है टकराने के बाद, तो ये पॉइंट होता है अपना बस पोल। तो एक ही चीज बात याद रखनी है इसमें, बस आपको ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, सभी डिस्टेंस को हम पोल से मेजर करेंगे। पोल से मेजर करने का मतलब, ये जनरली अपने बात है कि ये है स्केल, स्केल से जनरली हम लेफ्ट टू राइट मेजर करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें जो हम मेजर करेंगे वो ऐसे मेजर करेंगे, ऐसे राइट टू लेफ्ट, इसीलिए बोला है कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ऐसे मेजर करेंगे, ठीक है। अब ऐसे मेजर करेंगे तो ये इंसिडेंट लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, इंसिडेंट लाइट इस डायरेक्शन में, रिफ्लेक्टेड लाइट, अब इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट जब भी हम मेजर करेंगे कोई भी चीज, तो वो होगी नेगेटिव, जैसे कि ऑब्जेक्ट यहाँ से, लाइट यहाँ से आ रही है, हम मेजर पोल से कर रहे हैं, तो पोल से इस तरफ कर रहे हैं, तो ये हो गई नेगेटिव, उसी डायरेक्शन में सेम हो गया पॉजिटिव। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है तो पॉजिटिव, नीचे रखा है तो नेगेटिव। अब माइंड में आ रहा होगा ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह हो गया है ना, ये वाला हिस्सा पार्ट नेगेटिव वाला पॉजिटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, तो ठीक है, ये तो हर जगह ठीक है, ये वाला नहीं होता कई बार। अब देखिए, अब मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, मान लेता हूँ अब मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट यहाँ राइट साइड में, इंसिडेंट लाइट कहाँ होगी, इधर। अब अपना ये पॉइंट याद रखिए, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम पोल, हमें ऐसे मेजर करना है, तो ये वाला हिस्सा इस बार कैसा हो गया नेगेटिव, इसकी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में ये हो गया पॉजिटिव, ऊपर वाला तो पॉजिटिव होता ही है, नीचे क्या होगा नेगेटिव। तो अगर इस डायरेक्शन से आ रही है लाइट, अगर हमने ऐसे मिरर रखा और डायरेक्शन इससे आ रही है, तब तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका फिट होता है,
बट अगर क्वेश्चन में मिरर का साइड चेंज कर दिया और ऑब्जेक्ट उस तरफ रख दिया तो यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फेल हो जाता है। तो इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला कॉन्सेप्ट याद नहीं रखना, अपने को सिंपल याद रखना है कि लाइट किस डायरेक्शन से आ रही है, हमें उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करना है बस। लाइट जिस डायरेक्शन से आ रही है वो डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, हमें उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो नहीं। अब देखो इस केस में कह रहा है लाइट वहां से आ रही है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, हम उसके ऐसे मेजर कर रहे हैं तो ये डायरेक्शन नेगेटिव। इस केस में लाइट ऐसे आ रही है तो ये डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव, हम इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो ये डायरेक्शन हो गई उसका अपोजिट नेगेटिव। सिंपल सा फंडा है बस, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कर लेंगे। और इसी वजह से जो u होगा यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज क्या हो गया नेगेटिव, क्योंकि u ये तो हमेशा u रहेगा, हमेशा ऑब्जेक्ट से आएगी तो ये मेजर ऐसे करना तो u ऑलवेज नेगेटिव। इस केस में भी उस केस में भी कोई भी मिरर होगा सब में u ऑलवेज नेगेटिव होने वाला है अपना। चलिए अब इस पे कर लेते हैं हम एक दो क्वेश्चंस। क्वेश्चन है अपना अ कनकेव मिरर, ठीक है, प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 10 mm tall of an object 2.5 mm tall placed 5 cm from the mirror. Calculate the focal length of the mirror and the position of the image. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कॉनकेव मिरर है तो ये हो गया अपने पास एक कॉनकेव मिरर। जब भी होता है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो रफ में एक बार उस मिरर को जरूर बना लेना, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर हो गया, एक रियल इमेज बना रहा है वो, एक ऑब्जेक्ट रियल इमेज बना रहा है 10 mm टॉल, ठीक है। तो H2 कितना मिल गया हमें 10 mm। ऑब्जेक्ट का साइज कितना दे दिया है 2.5, ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। चलिए प्लेस और ऑब्जेक्ट कहां रखा है 5 सेंटीमीटर दूर तो -5 सेंटीमीटर, ठीक है, हो गया। H2 आ रहा है अपने पास और कैसी इमेज है रियल इमेज बना रहा है तो नेगेटिव, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है उल्टी बनती है तो H2 हो गया नेगेटिव। तो देखिए अब हमें बोल रहा है कि हमें फोकल लेंथ निकाल रहा है और पोजीशन, तो पहले तो पोजीशन निकलेगी अपने पास, ये मैग्निफिकेशन होता है H2 बाय में H1 इक्वल्स टू -v/u। तो ये तो अप्लाई नहीं हो रहा, H2 दे रखा अपने पास -10, H1 दे रखा है 2.5, ये है -v, u दे रखा है। अब देखिए क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि ये 2 mm में ये सेंटीमीटर में, ये 2 mm में उनका रेशियो सेम है तो mm से mm कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इससे ये कैंसिल, इसको उधर ले जाते हैं तो v इक्वल्स टू -10 5 2.5, ये हो गया 2, ये हो गया v की पोजीशन आ गई -20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो माइनस का मतलब क्या है, इमेज जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था 5 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था कहीं 5 सेंटीमीटर दूर ऐसे, और उसकी इमेज कहाँ बन रही है यहाँ कहीं है 20 सेंटीमीटर दूर, उससे दूर बन रही है। अपना आप आ गया ना, देखिए रियल और वर्चुअल केस अपने आप, ठीक है, अपना आप नेगेटिव बता के, नेगेटिव का मतलब हो रहा है इमेज यहाँ बन रही है, ठीक है। और उसकी अब पोजीशन निकल गया, फोकल लेंथ निकालना है तो मिरर फॉर्मूला लगा देते हैं, तो बाय मिरर, अब मिरर फॉर्मूला कहता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/v दे रखा है -20, 1/u दे रखा है -5, राइट। सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ गया 20, माइनस का 1 और आ गया -4, -5/20 दैट इज -1/4, ये है 1/f, तो f कितना आ गया -4 सेंटीमीटर। तो आ गया अपने पास फोकल लेंथ -4 सेंटीमीटर, क्लियर। चलिए अब यहां से स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है कि अब 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, गिव द लोकेशन ऑफ द मिरर and the magnification, describe what happens as the needle is moved further from the mirror। तो convex mirror है, तो convex mirror बना लेते हैं।
ये आ गया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, एक 4.5 सेंटीमीटर नीडल को रखा गया है 12 सेंटीमीटर दूर, तो H1 4.5 सेंटीमीटर। ठीक, कितनी दूर रखा हुआ है? 12 सेंटीमीटर, दैट इज -12। यू ऑलवेज नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर जिसका फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। अब इसका फोकल लेंथ कहाँ बनता है? तो ध्यान से देखिए, इसका फोकल लेंथ बनता है इस तरफ, है ना, सेंटर से थोड़ा सा पहले। तो F कितना हो गया अपने पास? प्लस का 15। अब लोकेशन बना दिया भाई, इमेज कहाँ बनेगी? F दे रखा, U दे रखा, मिरर फॉर्मूला लगाते हैं। तो बाय अब मिरर फॉर्मूला क्या आता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/f। कितना दे रखा है? 1/15। v फाइंड आउट करना है, u दे रखा है -12, माइनस प्लस माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/v इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/12, ये आ गया 60, 4, ये हो गया 5, तो ये आ गया सिंपली 9/60। 1/v आ गया 9/60, तो v कितना आ गया? 60/9। 3 की टेबल में 2 पर और ये 3 पे, डिवाइड कर देंगे इसको 6, ठीक है, 6.666 करके आ जाएगा 18, 6.66 सेंटीमीटर मीटर जो भी दे रखा अपने को। ठीक है, हो गया। 15 दे रखा था, क्लियर है। देख लेते हैं कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। माइनस है तो जाएगा प्लस 60, 4, 5, 9। ठीक है, आगे अब बोल रहा है मैग्निफिकेशन। तो m बराबर होता है h2 बाय में h1 इक्वल्स टू -v/u। अब h2 तो दे नहीं रखा है ना, तो हम -v/u लगा देते हैं। -v कितना? 60/9, u कितना है? 12, ये इससे गया 5 पे, माइनस का 12, सॉरी माइनस से माइनस खत्म, तो ये आ गया 5/9। डिवाइड करेंगे 0, 5 पे जाएगा 45। ठीक है, फिर कितना आएगा? 45, फिर 5/0.55 करके आ जाएगा, आंसर आएगा इतना। तो ये आ गया मैग्निफिकेशन। अब कह रहा है डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द नीडल इज मूव फॉरवर्ड। अगर नीडल को, ये जो नीडल ऑब्जेक्ट है हम यहाँ पे ले जाते हैं या इसको और पीछे यहाँ ले जाते हैं, तो क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट पीछे होता है तो इमेज की साइज क्या होती है? बड़ी, तो है ना, सॉरी छोटी होती है। जैसे जैसे पास लेकर आते हैं इमेज बड़ी होती जाती है, दूर जाता है तो इमेज छोटी, तो इमेज के साइज क्या हो जाएगा? इमेज डिक्रीज होने लगेगी। तो साइज ऑफ इमेज हमेशा क्या करेगा? डिक्रीज हो जाएगा जैसे जैसे हम पीछे लिखेंगे। जैसे जैसे आगे लिखाते हैं तो साइज ऑफ इमेज इंक्रीज करता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमारा रिफ्लेक्शन हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब हम उससे आगे करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन में क्या था? एक सरफेस से टकरा रहा था, सरफेस का एक साइड रिफ्लेक्टिंग था, दूसरा ओपेक था, तो इसलिए लाइट क्या हो रही थी? मोस्ट ऑफ द केसेस में उसी डायरेक्शन में आ जा रही थी, है ना। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है? सेम मीडियम में ट्रैवल करती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है? दो मीडियम में लाइट ट्रैवल करेगी। तो यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, उसके थ्रू लाइट जो है दो मीडियम में ट्रैवल करेगी, और दो मीडियम में ट्रैवल करने के बाद क्या होगा उसे हम यहाँ पे, ठीक है, देखेंगे वो चीज हम यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होता है? ये फिनोमिना होता है जिसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, और जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो अपने पाथ से क्या हो जाती है? थोड़ा सा बैंड हो जाती है या भटक जाती है। तो उस फिनोमिना को कहते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, लाइव जो मैंने परफॉर्म किया था। ये अपने पास क्या है? एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, ग्लास स्लैब है। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे था एयर, ये हो गया ग्लास, फिर आ गया एयर, ठीक है। पहले केस में जो रे है एयर से जा रही है ग्लास में, तो ये आ रही है रे, देखिए ये जा रही है रे, तो ये रे ऐसे जानी चाहिए थी इसको, ये थोड़ी सी बैंड हो गई, ये क्या है अपना नॉर्मल, ये थोड़ा सा बैंड हो गई, है ना।
फिर जब ये ग्लास से एयर की तरफ जा रही थी, ये फिर बेंड हुई है लेकिन इस बार अवे, दूर। तो यही फिनोमिना होता है इसमें। इसको थोड़ा सा और विजिबल करते हैं दूसरे डायग्राम में। देखिए ये रहा, ये रहा, ठीक है। ये यानी पहला केस। ठीक है, ये है इंसिडेंट रे। इस तरह अपना पास किया एयर, ठीक है, एयर हो गया। अब हमने बनाया इस पे एक इमेजिनरी नॉर्मल। जो नॉर्मल है उसको हम करेंगे किसी दूसरे कलर से मेंशन। ये बना दिया हमने नॉर्मल, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट जब क्या हो रही है, एयर से इसमें जाएगी तो ये कुछ ऐसे बैंड हो गई, ठीक है। फिर जब ये बाहर निकलती है तो इस केस में क्या होता है, ये ऐसे ट्रैवल कर रही है, देखिए ये रहा। तो अब जरा स्टडी करते हैं। ये एयर है, यहाँ ग्लास है, ठीक है। यहाँ पे जो मीडियम है वो है रेरर। रेरर मतलब लेस डेंसिटी। यहाँ हो गया मीडियम डेंसर, लार्ज डेंसिटी। किसके कंपैरिजन में, हम तो एक दो मीडियम अपने, मतलब ये मीडियम्स के कंपैरिजन में हम डेंसिटी कर रहे हैं। फिर नीचे आ गया एयर, फिर से आ गया, इस मीडियम को कहते हैं हम रेरर, तो लेस डेंसिटी। अब देखिए जब लाइट जो है रेरर टू डेंसर मीडियम गई तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई, और जब डेंसर से रेरर गई तो वो क्या होगी, नॉर्मल से अवे बैंड हो गई। तो यही फिनोमिना देखिए, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, दूसरे से फिर तीसरे मीडियम में या पहले मीडियम में जा रही है, तो लाइट बार बार बैंड कर रही है। इसी फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर। तो जो दो बातें बोली इसको मैंने अलग से भी एक्सप्लेन किया हुआ है। पहला केस, जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड कर जाएगी। हम रेरर मीडियम को हमेशा लेंगे मीडियम 1 और इसको हमेशा कंसीडर करेंगे मीडियम 2, तो वो डेंसर की तरफ बैंड कर जाएगी। इस केस में एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर होगा, ठीक है। वही दूसरा केस है, जब रे डेंसर से रेरर की तरफ बैंड मूव करेगी, यानी मीडियम 2 से मीडियम 1, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, देखिए अवे फ्रॉम द, ये नॉर्मल से दूर भाग रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। इस केस में एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई, ठीक है। तो क्या होगा, रेरर टू डेंसर बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। अब आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे वैसे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है अपने पास, ठीक है। तो पहला लॉ तो सेम है उसकी तरह ही, जैसे उसमें एक लॉ दोनों का सेम है, द इंसिडेंट रे, देखिए द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, एक प्लेन पे और एक पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, तो एक प्लेन पे लाई करते हैं फर्स्ट। अब दूसरा क्या आता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन ऑफ एंगल ऑफ आई, यानी साइन आई बाई साइन आर वो हमेशा कांस्टेंट होगा, और वो कांस्टेंट होगा यहाँ पे एन। एन क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, दूसरे मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू पहला मीडियम, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या होता है, रिफ्रैक्टिव होता है, उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हम आगे बताएंगे, वो उसको भी डिटेल में अभी आगे करेंगे, तो उसको समझेंगे आगे। तो ये बेसिकली लॉ समझ में आएगा, साइन आई बाई साइन आर जो होगा वो कांस्टेंट के बराबर होगा, और वो कांस्टेंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अभी नहीं आया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए।
ठीक है, अब यहाँ से आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। चलिए अब देखिए यहाँ से लाइट ट्रेवल कर रही है, जैसे वही वाला केस है, मीडियम 1 से मीडियम 2, ठीक है, फिर मीडियम 2 से मीडियम 1। तो इसकी स्टेटमेंट है, तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ये तो हो गया जनरल, यानी वैक्यूम से किसी मीडियम में जो लाइट ट्रेवल करती है तो उनका जो रेशियो होता है C/V, वो कहलाता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दैट इज यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास कि n इक्वल्स टू क्या है अपने पास C/V। और अगर बात करेंगे मीडियम 1 से मीडियम 2, अब लाइट क्या है मीडियम 1 से पहले हम करते हैं मीडियम 1 से मीडियम 2, तो ये हो गया सिंपल मीडियम 1 2, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे n/1। अभी बताया था ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, क्योंकि लाइट 1 से 2 में ट्रेवल कर रही है, तो उसे n21 से लिखेंगे। तो बिल्कुल सेम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, तो n21 आ गया V1/V2। वहीं दूसरी तरफ अब 2 से अगर 1 में पढ़ेंगे तो लाइट कहां से जा रही है 2 से 1 में, तो इसको लिखेंगे n12, क्योंकि सेकंड मीडियम अब ये हो गया है और फर्स्ट मीडियम ये हो गया, तो n12 इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, तो V2 बाय में V1, क्योंकि पहले मीडियम यहाँ से जा रही है और यहाँ से इधर जा रही है, तो इनका रेशियो हो गया V2 बाय V1। अब स्पीड जो होती है वो सेम कलर ऑफ लाइट्स के लिए क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि वेवलेंथ क्या होती है सेम कलर के लिए सेम रहेगी, इसलिए स्पीड भी हमेशा सेम रहेगी। वैक्यूम में मीडियम की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है वैक्यूम में, तो वैक्यूम में सेम कलर की लाइट की जो स्पीड रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी कांस्टेंट। तो ये बात आप लोगों को हमेशा याद रखनी है ये वाली, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एमसीक्यूज में। अब किस किस फैक्टर पे जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, तो पहला फैक्टर है नेचर, मीडियम का नेचर कैसा है, कि मीडियम रेयर है डेंसर है, उसमें भी फिर डेंसिटी जो है वो कैसे वेरी कर रही है, ठीक है। दूसरा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, किस कलर की लाइट है अपनी, जैसे रेड कलर की लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है, वायलेट की वेवलेंथ कम होती है, तो उस पर भी डिपेंड करेगी। तीसरा करता है टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर से क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता है तो पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, है ना, लाइक सॉलिड की मान लेते हैं, लिक्विड में भी ऐसे होता है गैस में, तो पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी आती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो धीरे धीरे कम होती है, जिससे पार्टिकल दूर भागने लगते हैं। दूर भागने लगेंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, पहले की कंपैरिजन में कम हो जाती है। तो टेम्परेचर पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। अब आता है कि रिफ्रैक्शन के कॉजेस क्या है, ये बैंड क्यों हो रही है ना, बैंड क्यों हो रही है। मैंने आपको रेयर मीडियम तो समझा दिया, अब डेंसर मीडियम भी समझा दिया कि रेयर का मतलब होता है जिसमें डेंसिटी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में कम हो गई, डेंसर में मतलब जिसमें जिसकी डेंसिटी एक मीडियम के रिस्पेक्ट में ज्यादा होती है ना। तो अब क्या होगा, तो इसको कुछ ऐसे समझते हैं, मानते हैं ये हमारा वो है ना सरफेस हो गया रिफ्लेक्शन, ये है रेयर मीडियम, तो यहाँ पार्टिकल दूर दूर है ऐसे, ठीक है, और ये हो गया दूसरा डेंसर मीडियम, यहाँ पार्टिकल दूर दूर है। अब लाइट आ रही है, यहाँ लाइट की कुछ स्पीड होती है 3 × 10⁻। अब लाइट जब इसमें एंटर करेगी तो ये अपने लिए क्या करती है, रास्ता ढूंढती है, निकलने के लिए रास्ता ढूंढेगी ना ऐसे से, सिंपल सी बात है, उसको जगह चाहिए लाइट को। अब जो रास्ता नहीं मिलेगा, डेंसिटी हो ज्यादा, पार्टिकल ज्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो बैंड हो जाती है थोड़ा सा अपने पाथ से। सेम वैसे ही जैसे कि उसमें देखेंगे हम, आप रोड पे जा रहे हो, आपके पास ये साइकिल है, ठीक है, आप खाली रोड है तो आप किसी भी स्पीड से जा सकते हो, लेकिन जैसे ही अगर कभी कभी रोड पे होता है ट्रैफिक ज्यादा होता है, क्या आप सेम स्पीड से रोड पे जा सकते हो, तो वहां पे हम सेम स्पीड से रोड पे जा नहीं पाते, तो हमें स्पीड डिक्रीज करनी पड़ती है। तो सेम स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होने लग जाती है, और स्पीड डिक्रीज होने की वजह से ही वो अपनी क्या हो जाता है, डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो लार्जर द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द बेंडिंग ड्यू टू रिफ्लेक्शन, यानी जितना ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट होगी उतना कम बैंड होगा, जितनी कम स्पीड ऑफ लाइट होगी उतनी ज्यादा वो बैंड करेगा। क्लियर, तो यहाँ हो गया हमारा कॉजेस ऑफ रिफ्लेक्शन भी खत्म। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन, कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जिसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो पहला सिचुएशन होती है जब रे को हम इंसिडेंट रे को नॉर्मल के अलोंग, ये इंसिडेंट रे भी हो गया और ये नॉर्मल भी हो गया, इंसिडेंट भी हो गया, तो दोनों को क्या करेंगे हम सेम एंगल पे फॉल कराएंगे, नॉर्मल के अलोंग कराएंगे, तो वो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन वो क्रॉस कर जाएगी, यानी बिना बैंड के वो चली जाएगी। इट मीन इंसिडेंट एंगल अगर 90 डिग्री बना रहा है इस सरफेस के साथ, तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी 90 डिग्री बना है ना, सॉरी
सरफेस के साथ 90 बनाएगा बट नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनेगा, 0। ठीक है। दूसरा केस होगा जब दोनों मीडियम इक्वल हो, यानी दोनों जो है या तो दोनों रेयर हो, दोनों डेंसर हो और दोनों मीडियम सेम हो। यानी ग्लास के अंदर जब लाइट ट्रेवल कर रही थी तो बैंड नहीं हो रही थी, एयर के अंदर भी जब ट्रेवल कर रही थी तो बैंड नहीं हो रही थी। तो ये दो कंडीशन होनी चाहिए अपने पास। नेक्स्ट अपना रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, किसी ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसमें होता क्या है देखिए, इसको जरा मैथ हम लोग ऐसे समझते हैं। देखिए ये रे आई थी यहाँ पे, ये ऐसे, ठीक है, ये रे आई थी ऐसे इंसिडेंट रे, फिर ये नॉर्मल पे फॉल हुई, ठीक है, फिर ये रिफ्लेक्टेड, फिर ये नॉर्मल पे फॉल हुई, फिर ये बैंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बट इस फिनोमेना के टाइम पे अगर देखें, इंसिडेंट रे इस एंगल पे यहाँ से आ रही थी और ये ऐसे जा रही है ना। तो देखिए ये इंसिडेंट रे, फिर यहाँ पे हुआ रिफ्रैक्शन मीडियम 1 से मीडियम 2 यानी एयर टू ग्लास, फिर ग्लास टू एयर, बाहर निकले। अब इस केस में क्या हुआ कि आप ओरिजिनल जो रे थी वो ऐसे जानी चाहिए थी बट वो गई ऐसे, तो इसके बीच में एक डिफरेंस आया। तो ये जो डिफरेंस आता है इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो पहला एंगल इंसिडेंट हो गया एंगल I1, इसको हमने ले लिया R1, ये R2, ये इसको कहते हैं इमर्जेंट एंगल। ठीक है, एंगल ऑफ सॉरी एंगल ऑफ इमर्जेंट या इमर्जेंट एंगल कहते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम बी पे देखें, इस पॉइंट बी पे, इस पॉइंट बी को अगर देखें ध्यान से देखिए, बीट पे क्या है, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन I बाई साइन R, तो साइन I1 अपॉन में साइन R1, तो क्या होगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर। फिर पॉइंट सी पे अगर देखेंगे तो साइन R2 अपॉन में साइन E, तो Na अपॉन में Ng। ठीक है, दो इक्वेशन बन गई ये। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए ये आ गया, तो मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो साइन E बाई साइन R2 आ गया, तो Ng बाई Na, सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब साइन I बाई साइन R1 था Ng अपॉन में Na, ये भी Ng अपॉन में, तो दोनों के अकॉर्डिंग क्या होगी, दोनों इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो दोनों आपस में इक्वल। ठीक है, दोनों आपस में इक्वल हो गई। अब यहाँ से एक चीज नोटिस करना, ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये तो एक ही सर्कल के दो नॉर्मल है सरफेस के, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएगा। देखिए तो R1 इक्वल्स टू R2, अगर हम R1 और R2 को इक्वल कर देते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो साइन I इक्वल्स टू साइन E, साइन से साइन कैंसिल, तो एंगल E इक्वल्स टू और एंगल I क्या होगा, इक्वल। यानी जिस एंगल पे फॉल करी थी स्टार्टिंग में इनिशियली, उसी एंगल पे लास्ट में क्या करेगा, रे बाहर निकलेगी। तो इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल ऑलवेज क्या रहेंगे हमारे, इक्वल। चलिए अब आ जाते हैं हम स्फेरिकल लेंसेज पर। ठीक है, जैसे स्फेरिकल मिरर होता है वैसे ही स्फेरिकल लेंस होते हैं। स्फेयर क्यों कहा जाता है, तो वहां बताया था मैंने, ये ग्लास का क्या होता है, होलोस्फेयर, ग्लास का एक होलोस्फेयर है। तो इसको कट किया जाता है, कट करने के बाद एक मिलेगा हमें ऐसे और एक मिलेगा हमें ऐसे। ठीक है, ऐसे काट लिया उनको, ऐसे जोड़ा, जोड़ने के बाद ये मिल गया हमें कॉन्वेक्स लेंस, और ये वाला होता है हमारा कॉनकेव लेंस। ठीक है, बनते हैं दोनों ही स्फेयर से, इसलिए इनको स्फेरिकल लेंस कहा जाता है, उसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं हम। अब देखें, पहले हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी होती है जब पैरेलल रेज पे फॉल करेगी, फॉल करने के बाद क्या होगी, रिफ्रैक्शन होगा, यानी क्रॉस करके जाएगी। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जब लाइट ये एक पॉइंट पे कन्वर्स करता है और उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस पॉइंट। क्या कहेंगे, फोकस पॉइंट। तो ये कॉन्वेक्स लेंस कैसा हो गया, ऊपर से थिन, बीच में से थिक, है ना, सेंटर से हो गया थिक और एजेस से थिन। ये क्या करता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्स करता है और उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। इसी वजह से इसका जो फोकस होता है वो कैसा होता है, रियल फोकस। रियल फोकस होने की वजह से इमेजेस कैसे बनेंगी, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि लेंस में इमेज जो होनी चाहिए वो क्रॉस करके बननी चाहिए, क्योंकि ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। ठीक है, फिर दूसरा अपने पास था कॉनकेव लेंस। अब ये बीच में से पतला होता है और एजिस से मोटा होता है। ठीक है, अब ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, इसको कन्वर्ट ना करके इनको डाइवर्स कर देता है, इट मींस फैला देगा। ये आ रही है पैरेलल रे,
इसने इसको डाइवर्ज कर दिया। यहाँ से देखने पे क्या लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रही है कहीं से, ये लाइट यहाँ से आ रही है कहीं से, दोनों पॉइंट को जब देखेंगे तो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस पॉइंट, और इसका वर्चुअल फोकस होता है। ठीक है, वर्चुअल फोकस होने की वजह से इसकी इमेजेस भी कैसे बनेंगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा ये। इसकी इमेज भी कैसे बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, और वर्चुअल इमेज कैसे होती है, हमेशा इरेक्ट होगी। क्लियर। चलिए अब इसमें वही सेम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंसेज। अब ये जो स्फेरिकल जो लेंस बन रहे हैं दो सरफेस से मिलकर बनते हैं। देखें एक सरफेस ऐसा, एक सरफेस ऐसा होता है और एक ऐसा, जिसकी वजह से इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएंगे। ध्यान से देखें, है ना। तो इस सरफेस को हमने यहाँ पे माना है, इस वाले को S1 और इस वाले को S2। ठीक है, S1 और S2। तो इसी वजह से अब सारी क्वांटिटी जो होंगी वो 1 और 2 के, क्योंकि अब देखिए इस वाले कर्व का सेंटर यहाँ होगा, इस वाले कर्व का सेंटर यहाँ होगा, यहाँ हो जाएगा आपका C1, क्योंकि ये सरफेस देखिए, ये वाला सरफेस उल्टा कर दिया मैंने, ये वाला सरफेस हो गया S2, इसको ध्यान से कर देते हैं। ठीक है, ये वाला सरफेस हो गया S1 और ये हो गया S2, ये हो गया C1 और ये हो गया C2। ठीक है, ऐसे होगा ना। तो ये वाला पार्ट हो गया अपना S1 सरफेस S2। ठीक है, ये हो गया अपने पास इसका कर्वेचर C1, ये वाला C2। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है, सेंटर को हम क्या कहेंगे, ये जो होता है इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो R1 और R2, तो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गए। सेम इसका भी हो गया R1 एंड R2। ठीक है, अब जिस एक्सिस के क्रॉस ये सारे पॉइंट कंसीडर किए जा रहे हैं उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इस पॉइंट को कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। मींस ये जो हमारा जो है इसका जो सेंटर है इस लेंस का, इसके सेंटर को कहेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, उस स्फीयर का सेंटर जिससे ये स्फेरिकल लेंसेज बनते हैं। तो ये हो गया अपने पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका जो डायामीटर होगा इसे हम बोलते हैं अपर्चर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये सारा मैंने यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखी हुई है। अब आता है आपका रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस से इमेज, जैसे वहां पे पढ़ा था ना स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन से पहले हमें रूल्स पता होने चाहिए, वैसे यहाँ भी रूल्स पता होने चाहिए। तो फर्स्ट रूल, सेकंड और थर्ड, इसका भी फर्स्ट सेकंड। पहले हम करते हैं कॉन्वेक्स। अगर रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो क्रॉस करने के बाद फोकस पॉइंट से क्रॉस करेगी, यानी रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पॉइंट से क्रॉस करते हुए जाएगी। पहला, अगर रे ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करती है तो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन वो निकल जाएगी। इस केस में ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर रे फोकस पॉइंट से आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। इसका बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस, पहली रे पैरेलल आ रही है तो फोकस पॉइंट से क्रॉस करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है तो सेम निकल जाएगी विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। फोकस पॉइंट से आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। हो गया। इसमें अगर रे पैरेलल आ रही है तो ये डाइवर्ज करेगा, देखने पे यहाँ से लगेगा कि ये लाइट यहाँ से आ रही है और जिस पॉइंट से ये क्रॉस करेगी वो हो गया इसका फोकस, तो इसका F2। ठीक है, इसमें ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो इसीलिए क्या होगा, सेम एंगल विदाउट एनी रिफ्रैक्शन क्रॉस कर जाएगी। दूसरा, अगर फोकस से क्रॉस कर रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल हो जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अब बनाएंगे इन पे हम इमेजेस। अब इमेज क्या कहता है, फर्स्ट तो कॉन्वेक्स के बनाते हैं। कॉन्वेक्स के इसमें क्या है, 6 है, उसमें कॉन्केव के 6 है, इसमें कॉन्वेक्स के 6 है। तो फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट रखा है हमारा इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट को हमने क्या रखा, इन्फिनिटी पे रख दिया। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो रे पैरेलल आती है, पैरेलल आने के बाद क्या होगी, रिफ्रैक्शन क्या होता है, सारी की सारी एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती है और वो पॉइंट क्या हो गया आपका F2। तो इमेज क्या बनेगी, एट फोकस F2। साइज, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड। क्रॉस करने के बाद इमेज बनती है लेंस में तो इमेज होती है रियल और इन्वर्टेड। फिर वैसे ही अब ऑब्जेक्ट उठा के थोड़ा सा और पास लेके आएंगे, इट मींस बियॉन्ड 2F1। इसमें C नहीं बोलते हैं, 2F1, क्योंकि जो 2F1 होता है वो इक्वल टू हो गया C1, यानी R1 के बराबर है ना। ठीक है, क्योंकि F जो होता है वो इक्वल टू होता है R/2 इसमें भी। तो ये हो गया 2F मतलब 2F1 मतलब R है ना, तो 2F1 से बियॉन्ड जैसे भी रखेंगे। तो पहली रे गई पैरेलल, पैरेलल रे क्रॉस करती है फोकस को,
दूसरी रे लेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऐसे निकल जाएगी, जहां ये दोनों कन्वर्ज हुई वहां बन गई हमारी इमेज। ठीक है, ये बन गई हमारी अब इमेज। क्लियर? इमेज कहाँ बन रही है? तो बिटवीन F2 एंड 2F2। ठीक है, पहले बन रही थी F2 पे, अब F2 से थोड़ा सा सरक गई, तो इमेज बनेगी F2 एंड 2F2 के बीच में। साइज उसके कंपैरिजन थोड़ा सा छोटा है, डिमनेस क्रॉस करके बन रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड तो है ही अपने पास। फिर अब ऑब्जेक्ट उठा के हम लिया है 2F1 पे। ठीक है, पहली रे पैरेलल क्रॉस करके फोकस से जा रही है। ठीक है, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। ठीक है, जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, ये जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये जहां पे मिल रहे हैं ये दोनों पॉइंट, ये कहाँ मिल रहे हैं? 2F2 पे F1 पे रखेंगे तो 2F पे ही मिलेगी, यानी 2F1 पे ऑब्जेक्ट रखा है तो 2F2 पे इमेज। साइज कैसा हो जाएगा? सेम, क्रॉस करके बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड। अब उठाएंगे ऑब्जेक्ट को, यहाँ ले आएंगे बिटवीन F1 एंड 2F1, रख दिया पैरेलल फोकस से ऑप्टिकल सेंटर से। अब कहाँ बनेगी इमेज? इससे भी आगे, तो ये होगी बियॉन्ड 2F2। साइज इस बार बढ़ गया, एनलार्ज रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस। क्लियर? अब ऑब्जेक्ट को रख देंगे हम फोकस पे एट F1 पैरेलल F2 ऑप्टिकल सेंटर से। ये दोनों देखें यहाँ पे पैरेलल जा रही है, मिलेंगे नहीं। पैरेलल का मतलब क्या होता है? इमेज क्या बन रही है? इन्फिनिटी। ठीक है, साइज कैसा हो जाएगा इन्फिनिटी पे? हाईली एनलार्ज, और नेचर क्या हो गया? रियल एंड इन्वर्टेड। अगला केस अपने पास, अब हमने रख दिया कहाँ पे? अब फोकस पे रखा था ना ये F1 पे, इस बार हमने रख दिया कहाँ? ये रख दिया यहाँ F1 है कहीं, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ठीक है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और F1। पहली रे पैरेलल फोकस से जा रही है। ठीक है, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ से देखने पे जो ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है उसका अकॉर्डिंग ये लाइट आ रही है, यहाँ से ये रे आ रही है, जहां ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है वहां बन जाएगी इमेज। तो इमेज कहाँ बन गई? फिर से सेम साइड जहाँ से ऑब्जेक्ट रखा था, लेकिन बियॉन्ड F1 के जस्ट पीछे। साइज एनलार्ज, सेम साइड में बन रहा है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, इसमें भी एक केस आ गया वर्चुअल एंड इरेक्ट का। अगला है अपने पास कॉनकेव लेंस से कैसे इमेजेस बनेंगी। तो कॉनकेव लेंस के दो केसेस है। पहला, ठीक है, पहला है अगर रे पैरेलल आ रही है तो वो क्या होती है? वो डाइवर्स होके ऐसे चली जाएंगी। यहाँ से देखने पे क्या लगेगा? वो सारे के सारे कहाँ मिलती है? एक पॉइंट फोकस पे। तो इमेज क्या बन गई? एट फोकस F2, साइज हाईली डिमनेस, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, दूसरा, अब ऑब्जेक्ट हम कहीं भी रख रहे हैं बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। ठीक है, तो पहले ही रे पैरेलल रे क्या करता है? इसका नेचर डाइवर्स कर दिया इसने। देखने पे वो कहां से क्रॉस करेगी? तो फोकस से। दूसरा रे लेके हम ऑप्टिकल सेंटर, तो ये जहां दोनों पॉइंट क्रॉस कर रहे हैं वहां बन गई इमेज। तो जो इमेज बनेगी वो बनेगी हमेशा फोकस पॉइंट यानी F2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। साइज रहेगा छोटा, डिमनेस, और सेम साइड बन रहा है इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, चलिए अब पढ़ लेते हैं हम लेंस फॉर्मूला। जैसे उसमें मिरर फॉर्मूला था, यहाँ होता है अपना लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में यहाँ प्लस होता है, लेंस फॉर्मूला में यहाँ क्या होगा? बीच में माइनस रहेगा अपना। क्लियर? U y ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V इमेज डिस्टेंस, F फोकल लेंथ। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब आता है लीनियर मैग्निफिकेशन। सेम रेशियो ऑफ इमेज यानी साइज ऑफ इमेज टू द रेशियो ऑफ और टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी जब ऑब्जेक्ट से रे क्रॉस करके जो इमेज बनाती है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज का साइज क्या है वो कहलाता है मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हो गया H2 अपॉन में H1 और साथ साथ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट है, यहाँ माइनस नहीं आता। ठीक है, तो ये हो गया H2 अपॉन में H1 इक्वल्स टू V बाय U। जैसी जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट जैसे अभी पीछे किया था उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे इसको। नेक्स्ट है अपना वही लीनियर मैग्निफिकेशन कंडीशन। सेम, अगर m लेस देन 1 होगा तो इमेज क्या होगी? स्मॉल बनेगी। लेंस में हो गया ये कॉनकेव।
ठीक है, कॉनकेव लेंस हो गया, क्योंकि कॉनकेव में दोनों ही केसेस क्या होते थे, स्मॉल। अगर इमेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होती है तो इमेज हर बार लार्जर बनेगी और लेंस रहेगा अपना कॉन्वेक्स। ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स में देखा होगा हमने 6 केसेस है, इमेज बराबर भी बनती है और बड़ी भी बनती है ना। क्लियर? चलिए अब आ रहा है अपना कि m अगर पॉजिटिव होगा तो वो होगा कॉनकेव लेंस के लिए, इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। m नेगेटिव है तो कॉन्वेक्स लेंस, इस केस में इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। m अगर पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स लेंस का भी केस हो सकता है, इसके अंदर इमेज वर्चुअल भी बन सकती, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में 2 सिचुएशन बनती है, रियल इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इरेक्ट। तो वर्चुअल इरेक्ट के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होना चाहिए, जबकि रियल इन्वर्टेड के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव। ठीक है, चलिए पावर ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज। अब पावर क्या होता है, सिंपल, लाइट रे जब फॉल करती है किसी लेंस पे, किसी भी लेंस पे, ये 2 लेंस हो गए अपने पास, तो वो कितना इसको कन्वर्स कर रहा है और ये कितना इसको डाइवर्स कर रहा है, ये कहलाती है इसकी पावर। ठीक है, ये बेसिकली रेसिप्रोकल होता है किसका, फोकल लेंथ का, P इक्वल्स टू 1/f, और ऐसा यूनिट होती है हमारी डायोप्टर। ठीक है, तो कितना कन्वर्स कर रहा है वो कहलाती है इसकी पावर, रेसिप्रोकल 1/f। अब तो डायोप्टर होगी तो 1 डायोप्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, जो पावर का फॉर्मूला है P इक्वल्स टू 1/f, इसको कर देंगे 1 मीटर, तो ये होगी 1 डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस, ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर हो तो उसकी पावर कितनी होगी, 1 डायोप्टर। अगर f सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 100 से डिवाइड, तो फोकल लेंथ को 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम ये करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर रहेगी हमेशा पॉजिटिव, वहीं कॉनकेव लेंस के लिए पावर रहेगी नेगेटिव। ठीक है, चलिए अब आता है कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर मतलब अपने पास ऐसे नंबर ऑफ लेंसेस हैं, 2 लेंस मान लेते हैं हम, 2 कॉनकेव भी हो सकते हैं, 2 कॉन्वेक्स भी हो सकते हैं, केस ये हो सकता है, एक केस ये हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी हो सकते, 2 कॉनकेव हो सकते हैं, या एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव भी हो सकता है। तो इस केसेस में क्या होगा, तो नेट पावर क्या होगी लेंस की, 2 भी हो सकते हैं नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ लेंस एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रखे हैं, तो उनकी जो पावर होगी वो एल्जेब्रिक सम होती है पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंसेस की, तो इसको हम ऐसे निकालेंगे। क्लियर? अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया पीछे, अभी क्या हमने साइन कन्वेंशन नहीं पढ़ा लेंस के लिए, तो वो करा देता हूं मैं आपको। साइन कन्वेंशन फॉर लेंस, तो ये हमने बना लिया एक कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट, ये हो गया इंसिडेंट लाइट। दिस वन इज ऑप्टिकल सेंटर। फर्स्ट पॉइंट सेम उसकी तरह, ऑल डिस्टेंसेस आर measured from ऑप्टिकल, तो सभी डिस्टेंस को हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। ये इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन है और हमें मेजर करना है ऐसे, तो ये डायरेक्शन हो गई अपोजिट, तो ये डायरेक्शन हो गई नेगेटिव, ये डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव, ऊपर रखा है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, सेम मिरर की तरह है ना। अगर दूसरा केस ऐसे ले लें, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इंसिडेंट लाइट ये हो गई, तो ये डायरेक्शन हो गई नेगेटिव, इस बार ये हो गई पॉजिटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव और नीचे है तो किसी तरफ हो गया नेगेटिव। सेम वैसे ही हो गया जैसे हमने मिरर में किया था, जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करना है तो नेगेटिव, सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव। ठीक है, ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव रहेगा और नीचे वाला नेगेटिव। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब कर लेते हैं इन पे कुछ क्वेश्चंस। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड
एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज इफ द इमेज इज 2 सेंटीमीटर हाई। तो सबसे पहले कॉन्केव लेंस बनाते हैं, ये कॉन्केव लेंस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ 20 सेंटीमीटर दूर, तो u 20 सेंटीमीटर, तो u ऑलवेज नेगेटिव है ना। एक कॉन्केव लेंस है, इसका फोकल, अब इसका फोकल लेंथ कहाँ बनता है, यहाँ है ना, इस तरफ यहाँ जाएगी, तो ये क्या होता है नेगेटिव, तो f इक्वल्स टू -80 सेंटीमीटर। पोजीशन क्या होगा, जबकि इमेज का साइज जो है वो है अपने पास 2 सेंटीमीटर। पोजीशन निकालना है तो बाय लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। क्या कहता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f कितना है -80, v फाइंड आउट करना है, u कितना है 20 प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो 1/v इक्वल्स टू -1/80 माइनस 1/20, ये हो गया 1, ये हो गया 4, तो ये क्या -5/80, तो v इक्वल्स टू हो गया -80/5 है ना, दैट इज v इक्वल्स टू -16 सेंटीमीटर। तो पोजीशन आ गई उसकी, पोजीशन निकालनी इमेज की, तो इमेज आ गया -16 सेंटीमीटर, -16 मतलब इसी तरफ, और इसी तरफ इमेज का मतलब क्या होता है वर्चुअल, अगर नेचर भी लिखना चाहें तो हम वर्चुअल, क्लियर। चलिए नेक्स्ट अपने पास, कैलकुलेट द डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज ऑफ डबल इट्स साइज। चलिए क्या करें, हमें वो डिस्टेंस निकालना है जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, u निकालना है। ऑब्जेक्ट रखा गया है कॉन्वेक्स लेंस पे जिसकी फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस होता है ये, ठीक है, और इसकी फोकल लेंथ बनती है इस तरफ, तो फोकल लेंथ होगी इसकी पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये एक इमेज बना रहा है, वर्चुअल इमेज बना रहा है डबल साइज का, तो m इक्वल्स टू हो गया 2, ठीक है, 2 मतलब अब इस केस में क्या होता है, दो केस हो जाते हैं, +-2 है ना, प्लस माइनस हो जाते हैं इसमें, मैग्निफिकेशन में प्लस भी आता है और माइनस भी आता है, तो +-2। अब हमने m इक्वल्स टू पढ़ा हुआ है v बाय में u, ठीक, अगर ये +-2 है तो v इक्वल्स टू u, तो v इक्वल्स टू क्या आ गया +-2 u। अब लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, बाय लेंस फॉर्मूला, वो कहता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f दे रखा है 1/10, v दे रखा है अपने पास +-2u, ये आ गया अपने पास u, एलसीएम आएगा तो 2u, ये आ गया +-1 और ये आ गया 2, ठीक है, 1/10। अब यहाँ से देखिए, ध्यान से देखें, तो दो केस बन रहे हैं, एक बार +1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, हम देखिए दो केस ले रहा हूँ मैं, 1/10 पहला केस ले रहा हूँ मैं, +1 और ये तो -2 है ही, नीचे आ गया 2, और दूसरा केस ले रहा हूँ मैं 1/10 -1 और -2/2u, ठीक है, तो इस तरफ तो आ रहा है अपने पास -1/2, तो 1/10 इक्वल्स टू -1/2u, दूसरी तरफ आ रहा है 1/10 -3/2u, इससे आएगा 5, तो यहाँ से u आ रहा है -5 सेंटीमीटर, और यहाँ से आ रहा है 5, 15, तो यहाँ से u आ रहा है -15, तो ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके पास, ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटी हो जाएंगी ऑब्जेक्ट की, कि ऑब्जेक्ट को इन दो पॉसिबिलिटी पे रखेंगे तो हमें इमेज ऐसे मिलेगी। चलिए नेक्स्ट अपने पास, a convex lens of focal length 40 centimeter is placed contact with concave lens of focal length 25 centimeter, what is the power of the combination? Okay,
क्या बोल रहा है कि ऐसे कॉन्वेक्स लेंस है, उसके साथ कॉम्बिनेशन में एक कॉनकेव लेंस रख दिया है, दोनों की फोकल लेंथ दे रखी है। अब कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ f1 ये है 40 सेंटीमीटर, ये होती है पॉजिटिव, ठीक है। f2 कॉनकेव की है, ये है 25 सेंटीमीटर और ये होती है नेगेटिव। तो पावर निकालना है, तो ये पावर का फॉर्मूला हमने बताया था P1 प्लस P2, तो अपने को पहले P1 निकालना पड़ेगा। P1 इक्वल्स टू 1/f, सेंटीमीटर में है तो 100/f1, 100 अपॉन में 40, ये आ गया 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी 2.5 डायमीटर। P1 आ गया, सिमिलरली P2 100 अपॉन में F2, F2 कितना है 25, तो ये आ गया 4 डायमीटर। तो P आ गया अपने पास P1 प्लस P2, ये है 2.5 और ये नेगेटिव में था तो ये -4 दिया गया, -4, तो ये आ गया -1.5 डायमीटर, तो ये आ गया कॉम्बिनेशन की पावर -1.5। क्लियर। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और छूट गया तो उसे भी करा देता हूँ। इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की दो इमेज रह गई अपने पास, ठीक है। कॉनकेव मिरर की तो कर ली थी। पहला केस होता है ऑब्जेक्ट रखा है एट इंफिनिटी, ये रहा, ये है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, इंफिनिटी पे मतलब पैरेलल रेज आएंगी। अब इसका नेचर क्या होता है, ये कर देता है डाइवर्स, ठीक है। यहां से देखने पे लगेगा कि ये इमेज ऑब्जेक्ट यहां से आई है, ये लगेगा ये लाइट यहां से आ रही है, तो ये कहां बन रहा है एट फोकस, ठीक है। साइज कैसा है तो हाईली डिमिनिश्ड। नेचर कैसा है, पीछे बन रहा है तो वर्चुअल, वर्चुअल हमेशा कैसा रहता है इरेक्ट। अब दूसरा केस इसका, दूसरा केस क्या है बिटवीन, अब इसको कहाँ रखते हैं, अब इसको कहीं भी रख देते हैं हम, इन्फिनिटी से लेके जो इसका क्या होता है पोल, बिटवीन इंफिनिटी टू पोल। इंफिनिटी टू पोल कहीं भी रखेंगे हम, इमेज हर बार सेम बनेगी। ये रख दिया, तो हमने ये कहीं रख दिया ऑब्जेक्ट ऐसे, पहले गई ये पैरेलल, टकराने के बाद ये हो जाएगी डाइवर्स, ठीक है। पैरेलल गई, ये गई डाइवर्स, डाइवर्स होने के बाद ये जा रही है ये फोकस से, राइट। अब दूसरी रे को हम लेके जाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये लेके जा रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, उसी पॉइंट से वापस आ जाती है, इस पाथ से, है ना। ये बन गई इमेज, ये क्या था पोल। तो इमेज कहाँ बन रही है बिटवीन पोल एंड फोकस। साइज कैसा रहेगा डिमिनिश्ड। नेचर देखिए क्रॉस करके बन रहा है तो वर्चुअल, और इरेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। क्लियर। चलिए, तो यहाँ हमारा ये पूरा जो टॉपिक चैप्टर है हमने रिवाइज कर लिया है, तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म। तो अब नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर की क्विक रिवीजन के साथ मिलेंगे, तो तब तक के लिए गुड बाय।